Good morning, students. Today I am going to discuss the first lesson of the book Flamingo. Lesson name is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and a short story writer. I am going to explain the story in Hindi and English, so listen the story carefully. आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे, हम इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. स्टोरी पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको वही मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा. तो लिसन द स्टोरी केयरफुली. बेसिकली जो स्टोरी है हमारी, वो कब की स्टोरी है जब फ्रांस के बीच में और पर्शिया के बीच में वार होती है. और उस वार में पर्शिया तब किन मतलब नेशंस का मिलके बना होता है. 3 नेशन, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का मिलके बना होता है. उस लड़ाई में फ्रांस जो होता है वो हार जाता है. तो जो स्टोरी है वो एक बच्चे ने, लिटिल बॉय जिसका नाम क्या है, फ्रेंच है, वो हमें बता रहा है स्टोरी कि उस वार में एक स्कूल होता है, उसके ऊपर जब फ्रांस हार जाता है और पर्शिया का कब्जा हो जाता है, तो उस स्कूल के ऊपर उस वार का और जो कब्जा हो जाता है पर्शिया का, उसके ऊपर, उस स्कूल के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर के ऊपर, विलेजर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात की गई है लेसन में. और उसके साथ साथ लैंग्वेज जो होती है वो किसी भी कंट्री की, वहाँ के लोगों की एक आइडेंटिटी होती है. तो अगर वो लैंग्वेज उनसे छीन ली जाए, या फिर वो लैंग्वेज जो होती है वो जो उनकी आइडेंटिटी है वो उनसे छीन ली जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है. अगर हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में स्टोरी में बात की गई है. तो मेन अब कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो एक एम हेमिल और फ्रेंच जो है वो 2 ही हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एम हेमिल एंड फ्रेंच. तो पहले हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी, उसके बाद हम इंग्लिश में करेंगे. तो लिसन द स्टोरी केयरफुली. स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो फ्रेंच एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा होता है. उसके टीचर जो होते हैं एम हेमिल, उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स के ऊपर टॉपिक दिया होता है कि इसको आपने पढ़ के आना है. लेकिन एम हेमिल जो टीचर होते हैं, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने जब वो टॉपिक दिया था तो फ्रेंच जो होता है वो टॉपिक उसको याद ही नहीं होता. उसको इवन पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है. जब वो स्कूल सुबह जा रहा होता है तो उसका दिल करता है कि वो आज स्कूल ना जाए. ठीक है, वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स सा मिल के पीछे, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ी वगैरह जो होती है वो काटी वगैरह जाती है, जहाँ पे जिसको आरा हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जहाँ पे वुड कटिंग का काम होता है, तो उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो उसे पहले तो दिल करता है वहाँ चले जाए. नेचर काफ़ी अट्रैक्ट, बाहर का जो मौसम होता है, इन्वायरमेंट जो कहीं ना कहीं कहते हैं एक ब्राइट डे होता है, तो अट्रैक्टिव लग रहा होता है सारी चीज़ें, वर्ड्स जो होते हैं. तो वो चाहता है कि वहाँ पे बाहर चले जाए, आराम से वो बाहर ही दिन स्पेंड करे. लेकिन फिर वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालता है, रेजिस्ट करता है कि वो जिस तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था इन चीज़ों की तरफ, और वो जल्दी से स्कूल की तरफ क्या करता है, स्कूल की तरफ जाता है. अब रास्ते में जैसे ही वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है टाउन हॉल के पास. बुलेटिन बोर्ड जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, वैसे ही एक बुलेटिन बोर्ड हम उसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमेशा से ही पिछले 2 सालों से बैड न्यूज़ आती रही है. जहाँ पे फ्रांस के हारने की खबर वहाँ पे आती रही है, या फिर कोई और भी जो भी वहाँ के जो गवर्नमेंट होती थी वहाँ से जो खबरें आती थी तो बुलेटिन बोर्ड से ही आते. तो उस दिन भी काफ़ी क्राउड होती है वहाँ पे. तो पहले तो वो वहाँ पे, लेकिन वो स्कूल लेट हो रहा होता है तो वो देखता क्राउड तो वहाँ पे है वो, लेकिन फिर भी वो जल्दी से स्कूल की तरफ जाता है. वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार जिसको बोलते हैं, जिसका नाम होता है वाचर. ठीक है, वाचर नाम होता है. तो वो वॉचर उसको बोलता है कि भाई आराम से स्कूल जाओ, आप लेट नहीं हो रहे हो, आराम से स्कूल जाओ, बहुत टाइम है. कहीं ना कहीं वो बच्चा लेट हो चुका होता, तो कहीं ना कहीं शायद वो उस पर हंस रहा था कि भाई अभी तो लेट हो चुके हैं, अभी तो दौड़ के जाने की क्या ज़रूरत है, इतनी तेज़ी से जाने की क्या ज़रूरत है. जैसे ही वो स्कूल जाता है, उसने सोचा होता है कि रोज़ की तरह स्कूल में क्या होगा, एकदम से वहाँ पे ये टीचर, और ये आप देख सकते हो पिक्चर में, फ्रेंच जिसको हम बोलेंगे, ये आपके वहाँ पे पिक्चर मिल जाएगी. वो बच्चा सोचता है कि भाई स्कूल में जैसे सुबह के टाइम स्कूल स्टार्ट होता है, ठीक है, डेस्क आगे पीछे खींचने की आवाज़ आ रही होती है, फिर छोटे बच्चे जो होते हैं अपने लेसन याद कर रहे होते हैं एक साथ, तो ये सारी भगदड़ के बीच में वो आराम से स्कूल चले जाएगा, तो उसको कोई इतना नोटिस तक नहीं करेगा. लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि सब कुछ अनयूजुअल होता है वहाँ पे. तो जैसे एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, एकदम शांति होती है, जैसे कि
संडे वाले दिन होता है, जैसे स्कूल नहीं लगा हो, ऐसे एकदम सन्नाटा होता है सारा। वो जाता है विंडो से देखता है, उसके क्लासमेट्स बैठे होते हैं। अब वो बड़े चुपके से दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। जो टीचर होते हैं एम हमील, उन्होंने एक रूलर जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी स्टिक होती है वैसे स्केल टाइप रूलर उन्होंने अपनी आर्म के नीचे पकड़ा होता है और वो आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते हैं। वो अंदर जाता है, डरा हुआ होता है और कहीं ना कहीं वो शर्म भी उससे आ रही होती है कि वो इतना लेट आ रहा है, सभी उसको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। और वो जैसे ही अंदर जाता है, टीचर उसे बड़े पोलाइटली वे में, बड़े काइंड वे में उसको कहते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं कि बच्चे जाओ अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा होता है कि भाई पहले तो ऐसा नहीं होता था, स्कूल में एकदम शोर होता था, लेकिन उस दिन सन्नाटा था। टीचर ने बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा, वो जल्दी से जंप करता है, अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। अब पीछे वो देखता है कि कुछ जो विलेजर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो आके वहाँ पे बैठे होते हैं। अब वो लोग क्यों बैठे हुए हैं? उसके बाद टीचर कहता है कि आज आपका ये लास्ट लेसन है, आज के बाद नेक्स्ट डे से आपको एक जर्मन टीचर आ जाएगा स्कूल में पढ़ाने के लिए, कल से फ्रेंच टीचर, और जहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और अब उसे पूरा समझ आ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या खबर थी, लोग वहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए थे। और उसके साथ साथ उसे अपने पे गिल्टी फील होती है कि काश उसने जो टीचर ने पढ़ाया था उसको ध्यान से पढ़ा होता है। टीचर जब उससे खड़े करके क्वेश्चन करता है तो उसको तो कुछ भी नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें मिक्स कर देता है और सब चीज़ों का उसको दुख हो रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे तो अच्छी तरह से अभी फ्रेंच लिखना भी नहीं आती थी, ठीक है। तो अब उसे लगता है कि क्या इसने क्या किया, उसने मतलब अच्छी तरह से चीज़ें नहीं सीखी। हालांकि जब उसे टीचर पूछता तो उसे तो कुछ आता नहीं, लेकिन टीचर कहता है कि बच्चे तुम्हारी गलती नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स की भी इक्वली गलती है और मेरी भी उतनी ही गलती है। पेरेंट्स क्या करते थे कि बच्चों को फैक्ट्री में चंद पैसों के लिए काम करने के लिए भेज देते थे, और उसके साथ साथ टीचर वो कहता है कि अपनी गलती इसलिए कि मैं फ़िशिंग के लिए जाता था तो बच्चों को छुट्टी कर देता था, और उसके साथ साथ कई बार फ़िशिंग के लिए जाने के साथ साथ मैं बच्चों को गार्डन में पानी देने के लिए कहता था, फ्लावर्स को, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट करता था। तो सब चीज़ों के लिए वो उनको रिस्पॉन्सिबल मानता है। उसके बाद वो उनके ग्रामर के ऊपर कुछ पढ़ने के लिए, मतलब कुछ टॉपिक देता है, कुछ लिखने के लिए देता है, और एकदम वहाँ पे सन्नाटा होता है। सब जो होते हैं, जो 40 ईयर्स ऑफ जो सर्विस दी थी एम हमील को, विलेजर्स भी इसीलिए आए थे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टीचर एम हमील। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो फ्रेंच होता है, जो कि कहीं ना कहीं पहले टीचर को मानता है कि टीचर जो थे वो उनके कई स्ट्रिक्ट टीचर थे। अब उसको लगता है कि नहीं यार, मतलब टीचर ने तो काफ़ी अच्छे टीचर थे, डेडिकेटेड एम हमील थे। उस एम हमील के लिए भी उसके मन में सिंपैथी जग जाती है। और उसके साथ साथ जो विलेजर्स होते हैं उनको भी अपनी गिल्टी फील होती है कि उन्होंने भी कभी पढ़ा लिखा नहीं, बच्चों को स्कूल टाइम पे नहीं भेजा। तो आज और फिर एम हमील उनको बताते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, उसको कभी मत छोड़ना। वो एक जैसे एक प्रिजनर होता है, तो अगर उसे प्रिजन से बाहर निकलना है तो उसके लिए कोई ताला है जो उसको खोलने के लिए की होती है। तो वो कहता है कि वो लैंग्वेज आपके लिए वो की है जो कि आपको इस गुलामी से आज़ादी दिला सकती है, ठीक है। और वो कहता है कि आपको तो अपनी लैंग्वेज आती ही नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं, तो आपसे जब वो जर्मन पीपल आएंगे तो वो पूछेंगे कैसे फ्रेंच पीपल हो, आपको तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है, ठीक है। उसके साथ साथ वो टीचर उनको लास्ट लेसन जो होता है उसमें काफ़ी वो इमोशनल होता है, और किस तरह से वो, और उस दिन बच्चा फ्रेंच जो होता है उसको सारी बातें समझ आ रही होती हैं। उसे लगता है कि शायद जा तो टीचर बड़ी अच्छी तरह से उस दिन पढ़ा रहे हैं, और या फिर वो काफ़ी अच्छी ध्यान से वो सुन रहा है, क्योंकि उससे पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता था, शायद वो ध्यान ही नहीं देता था। उसी दिन उसने ध्यान दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो उसका टीचर का भी वो लास्ट दिन था, और उसके बाद वहाँ पर जो बैन कर दी गई थी कि वहाँ पर कभी भी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और उसके साथ साथ जब वो बैठे होते हैं अंदर, तो पिजेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पे ऊपर आवाज़ निकाल रहे होते हैं। और फ्रेंच अब कहता है कि अब क्या ये पिजेंट्स जो हैं, इनको भी जो वर्ड्स हैं उनको भी क्या, उन पे भी ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाएगी कि आपने आज के बाद जर्मन में बोलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे ये बताता है कि हमारी जो कितनी उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा ली, कितने उन पे अत्याचार किए जाने थे कि उनको इवन कि उनकी लैंग्वेज जो है उसको भी नहीं बोलने दिया जा रहा था। उनको एजुकेशन जो थी फ्रेंच में नहीं दी, कहीं ना कहीं जो फ्रेंच में वो पहले पढ़ना था, जो पढ़ते थे वो, उस चीज़ों को हटा दिया गया था, उसको बैन कर लिया गया था। लास्ट जल्दी से फिर कहीं ना कहीं एम हमील जो होते हैं, जब वो बच्चा आता है तो वो देखता है कि उन्होंने एक काफ़ी अच्छा सा कोट पहना होता है, सिल्क की, कहीं ना कहीं सिल्क की उन्होंने क्या पहनी होती है, कैप पहनी होती है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी होती है, ठीक है नहीं, जैसे
और उसके जो स्पेशल ड्रेस जो होता था वो जब वो जो टीचर पहनते थे वो काफ़ी स्पेशल डेज पे, जैसे इंस्पेक्शन डे हो गया, उस दिन वो पहनते थे। लेकिन वो अब उस दिन क्या स्पेशल डे था, अब उसको समझ आ गया था कि टीचर ने वो स्पेशल ड्रेस क्यों पहना था, कहीं ना कहीं बुलेटिन बोर्ड के पास लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, ये सारी चीज़ें, इन सब क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं तभी वो देखता है कि बाहर से पर्शियन सोल्जर्स जो होते हैं उनके जाने की उनकी आवाज़ अंदर आ रही होती है, और तभी जो टाइम होता है हो जाता है। और उसके बाद जो एम हेमिल होते हैं वो उनको कहते हैं कि आज का जो टाइम, आज का जो लेसन है उसको फिनिश किया जाता है, आज टाइम जो हो गया। और दूसरे दिन से जो एम हेमिल थे वो स्कूल से चले जाएंगे। तो काफ़ी इमोशनल होते हैं एम हेमिल भी। और इस तरह से आप देख सकते हो कि लास्ट लेसन क्यों नाम रखा गया था, कि लास्ट लेसन वो एम हेमिल का भी लास्ट लेसन था, वहाँ पे जो फ्रेंच बच्चे पढ़ते थे उनका भी जो लास्ट लेसन था, फ्रेंच का भी लास्ट लेसन था। और कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ पे जर्मन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जानी थी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी। अब इसको हम, इसकी समरी हिंदी में हो गई है, शायद होप आपको समझ आएगी। जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखेंगे, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हेमिल। एम हेमिल क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। He thought running away and spending the day out of doors. The warm, bright day, the Persian soldier drilling in the open field back of the sawmill were tempting. But he resisted the temptation and hurried off to school. There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Watcher, the blacksmith, asked Frank not to go so fast. He assured the boy that he would get to his school in plenty of time. Usually there was a great rush and noise when the school began, but that day everything was as quiet as Sunday morning. Through the window, Frank saw his classmates already in their places, and M. Hamil walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Frank opened the door and went in. He blushed and was frightened. M. Hamil very kindly asked him to go to his place. Frank noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. He wore these only on inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. Everybody looked sad, and Hauser had brought in old primer. M. Hamil said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come on the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. French felt sorry that he had not learned his lessons properly. The idea that M. Hamil was going away made the narrator forget all about his ruler and how cranky he was. Now French understood why M. Hamil had put on his fine clothes and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years of faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. M. Hamil asked French to recite, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and the teacher were at fault. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget their language. Their language was the key to their prison. Then they had lesson in grammar and writing. The peasants cooed very low on the roof. French thought if they would make even the peasants sing in German. All the while M. Hamil was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. After writing, they had a lesson in history, and even all the villagers were crying. All at once, the church clock struck 12, and then the midway prayers. At the same moment, the trumps of the Persians returning from deal sounded under the windows. M. Hamil stood up. He wanted to speak, but something choked him. Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, "Vive la France," which means "Long live France." France amar rahe. Okay? After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. तो लास्ट में वो क्या लिखते हैं, "वाइव लिव फ्रांस", याद रखना है इसको, फ्रांस अमर रहे, वो बोर्ड पे लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद क्या होता है, देन ही इंडिकेट दैट द स्कूल वाज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो। होप आपको स्टोरी समझ आएगी। नेक्स्ट में हम जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी
उसमें और कुछ चीज़ें जो हमारी, अगर आपको कुछ लगता है कि बीच में और ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट जब इसका एम हेमिल का करैक्टर करेंगे, फ्रेंच का करैक्टर करेंगे, थीम करेंगे, लेसन का टाइटल करेंगे, तो उस वहाँ पे हम इस और भी चीज़ें जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।